नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में आप देखिएगा फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परिवर्तन का ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर चुके हैं तो एक बार इसको करके देखिए कि आपका स्कोर क्या जाता है, क्योंकि 2026 के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेटर क्वेश्चन यहाँ सेट किया गया है। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% इससे क्वेश्चन आएगा। अगर आपको यह क्लास पूरा याद है तो आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि पूरा 100% तैयार हो गया है। ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताना है। तो नियम कितने होते हैं? तो 3। यहाँ देखिएगा, क्या प्रकाश के परिवर्तन के 3 नियम हैं? 4 हैं, 2 हैं, 5 है। 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। ऑप्शन आपका है और आपके पास ये सामने क्वेश्चन है। आप इसको चूज कीजिए और आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 2 है, क्या 5 है? 2 है। मेरा 3 नहीं है, मेरा 4 नहीं है, मेरा 5 नहीं है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? देखिए, प्रकाश के परिवर्तन होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है। प्रकाश की किरणें आ रही है, आपतित किरण, टकरा के लौट गई परावर्तित किरण, और देखिए अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब होता है। तो प्रकाश का नियम होता है, यह होता है आई, ये होता है आर, आपतन कोण, और यह होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, या हमारा आपतन कोण, यह परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक मेरा यह नियम हुआ। दूसरा नियम होता है कि यह देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो मेरा यह दूसरा नियम हो गया। तो 2 नियम होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अगर इस क्लास को आप अगर कर रहे हैं तो देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ आप सब सब्जेक्टिव भी हो रहा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव भी क्लियर। अगर आप सब्जेक्टिव का कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव, हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव का तैयारी कर लिए हैं तो बेटर है या कि आप यह कर सकते हैं, क्योंकि यह एग्जाम में बिल्कुल आता है। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम आप समझ गए होंगे कितने होते हैं? 2। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है स्क्रीन पे। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? क्या वह टेढ़ी गमन करती है? क्या ऐसे ऐसे करके चलती है? या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? या सभी दिशाओं में फटक जाती है? या कोई नहीं? आपको चूज करना है। प्रकाश की किरण, पहले देखिए, कहीं भी आप जाइए, आप किसी की भी तैयारी कर लीजिए, अगर आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन समझने के बाद चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, और देखिए ध्यान से पढ़ने के बाद बारीकी से उसको क्या कीजिए, आराम से उसको टिक कीजिए, ऐसे बूंद कीजिए। उसके बाद आप उसका सही ऑप्शन या गोला में आप भरिए। ठीक है, तो देखिए, क्या टेढ़ी रेखा में करती है कि सीधी की सभी? तो मेरा आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। प्रकाश की चाल कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 6, 3 × 10 के पावर 7, 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 9। यह क्या है? इसका संख्या मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए, आपका प्रकाश की चाल पूछा गया है, तो प्रकाश तो आपने पढ़ लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। यहाँ भी देखना है, केवल यहाँ से नहीं क्या करना है कि हाँ 3 × 10 के पावर 8। अगर ऑप्शन में दे देगा और भी 8 के जो 8 ही दे देगा, अगर सेंटीमीटर प्रति अगर सेकेंड दे दे तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ मिलान नहीं करना है। आपको यह भी ध्यान देना है, अगर मीटर प्रति सेकेंड होगा तब यह सही होगा, 10 के पावर 8। वो भी इधर तो 3 रहेगा ही रहेगा। चलिए अगला देखिए, प्रकाश के नियम से संबंधित है। अब बताइए, अगर नियम आपको याद है तो क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं? पहले देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए कि हाँ प्रकाश के नियम अपने को याद है। प्रकाश के नियम आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है नियम। I बराबर R आपने पढ़ा। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। और दूसरा पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो 1 हुआ या 2? चलिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या आपतन कोण बराबर होता है आंतरिक कोण के, या आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपको आंसर बनाना है। तो आप क्या बनाइएगा?
आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण से। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल क्या लोहा में होता है, पानी में, कांच में, निर्वात में? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और आंसर को दीजिए। क्या लोहा, पानी, कांच, निर्वात? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। 1 मिनट, चलिए ठीक है। 6 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? आप क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा, तो समतल दर्पण जिसका समतल, जिसका तल क्या हो? बराबर हो। इसका मान लीजिए समतल दर्पण हो गया, जिसका तल क्या हो? प्लेन हो, क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है? हमेशा काल्पनिक बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरणों का समूह क्या कहलाता है? क्या प्रकाश कहलाता है? नहीं। किरणपुंज या दोनों या कोई नहीं? किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरणपुंज कहलाता है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि तेल, हाँ देखिए, तेल लगा कागज होता है, क्या पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या उपयुक्त सभी? आप बताइए। पारदर्शी क्या होता है? आप पढ़िए पारदर्शी। तो पारदर्शी होता है, देखिए पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश की किरण, माने किसी वस्तु से प्रकाश की किरण क्या होती है? बिल्कुल पार कर जाती है, पार कर जाती है, पार कर जाती है। और इससे पार नहीं करती है, अब परभाषी से आंशिक रूप से पार करती है, बिल्कुल बहुत कम आंशिक रूप से क्या करती है? आंशिक रूप से पार करती है, क्या कहलाती है? पारभासी। तो तेल लगा कागज क्या होता है? आप देखिए, कागज का एक टुकड़ा लीजिएगा और तेल उस पर लगा दीजिएगा, तो और किसी वस्तु को अगर देखिएगा तो क्या होगा? आंशिक रूप से दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी याद हुआ? हाँ, हजामती दर्पण। अब बताइए, हम लोग चल जाते हैं कहाँ? बाजार में। बाजार में जाने के बाद कहाँ? सैलून में बैठ जाते हैं, चारों तरफ एसी लगा होता है, वहाँ बैठ के चारों तरफ आईना ही आईना लगा था, चारों तरफ आईना लगा। तो अब बताइए, हम लोग दाढ़ी बनवाने के चल जाते हैं, बाल कटवाने चल जाते हैं और गौर से देखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं आता कि कौन सा दर्पण लगाते। तो क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है, यह क्वेश्चन आज ही याद हो जाएगा, क्वेश्चन आज ही याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा है कि दर्पण के बारे में सब कोई जानता है, क्योंकि सैलून के बारे में हर एक कोई को ज़रूरत पड़ता है। कोई भी लड़का हो, छोटा छोटा लड़की भी तो सैलून में जाती है, लेकिन पार्लर में भी जाती है, बड़ी बड़ी लड़कियां भी पार्लर में जा रही है, तो क्या पार्लर में भी तो दर्पण लगा होता है? तो आप बता सकते हैं कि दर्पण का यूज आप अभी याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए कि हाँ, अगर हम सैलून में जाते हैं या पार्लर में जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो क्या है यह क्वेश्चन है? अब नहीं याद कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण, अवतल या दोनों। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण लगा होता है। चलिए, सर्च लाइट में किस दर्पण का यूज होता है? सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? आपको चूज करना है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त सभी। सर्च लाइट में अगर कोई वैज्ञानिक होगा तो वैज्ञानिक क्या करता है कि खाई में चला जाता है, नीचे जाने के बाद पूरा बिल्कुल अंधेरा होता है, तो वहाँ एक टॉर्च लगा होता है, वही टॉर्च होता है सर्च लाइट में, खोजने वाले लाइट में। क्या किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण नहीं, समतल नहीं, अवतल दर्पण। चलिए, सौर कुकर में किस दर्पण का होता है? सौर कुकर में देखिए, सौर कुकर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, समतल, अवतल या कोई नहीं? सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए इसका आंसर। अवतल तो होगा नहीं, समतल नहीं होगा, अवतल ही होगा, अवतल। सी। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का यूज होता है? गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का यूज होता है? उत्तल, समतल, अवतल या कोई नहीं? तो गाड़ी के साइड में देखिए, गाड़ी अगर मान के चलिए यह आपका क्या है, यह दर्पण ही है, तो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है सीधा बनाता है, तो सीधा बनाता है और बहुत सारे क्षेत्र को क्या कर देता है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है?
उभरा रहता है। तो अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा होगा तो अपने पीछे के बहुत सारे वस्तुओं को तो देख पाएगा। एक और बात है कि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो उसको समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए किसका प्रयोग होता है साइड मिरर में? इसका प्रयोग होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। कोई गोलीय दर्पण बनाइए, उसका फोकस दूरी धनात्मक है। तो आप चिन्ह परिपाटी अगर आप पढ़े होंगे तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि यह हमारा मान के चलिए गोलीय दर्पण हो गया। अब बताइए, मान के चलिए हम यहाँ बना देते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यह परावर्तक पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है। और यहाँ एक ध्रुव बनाते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण, यह मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण का यह बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? बीच का बिंदु क्या कहलाता है? जैसे यह क्या हो गया, 5 अंगुली हो गया, पाँचों का बीच का अंगुली क्या कहलाएगा? बीच का 2 इधर और 2 इधर, बीच का जो अंगुली कहलाता है, बीच का माध्यम क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो बीच का, तो यह गोलीय आपका दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण का जो बीच का बिंदु होगा, बीच का जो की पॉइंट होगा क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। तो ध्रुव जो होता है ध्रुव से मापते हैं। अगर ध्रुव से मापेंगे तो देखिए ऐसे आप चित्र बना लीजिए, प्लस का चिन्ह बना। अब देखिए, ऊपर की मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक। दाहिने तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। और नीचे की तरफ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ इसको ठीक करना है, प्लस, ठीक है। और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां भी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगर याद करना होगा तो बिल्कुल सिंपल है। अपने देखिए, आप सीधा हो जाइए और देखिए, बाईं तरफ बायां हाथ ऋणात्मक, दाहिना हाथ धनात्मक। ऊपर अगर जाइएगा ऊपर तो धनात्मक और नीचे गिरिएगा ऋणात्मक। तो देखिए ध्रुव, इसका फोकस दूरी कह रहा है ना कि फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो पहचान करना है कि किसका फोकस दूरी। तो देखिए, इसका कभी भी फोकस बनेगा तो इधर बनेगा। तो देखिए इधर बनेगा तो क्या कहलाएगा? फोकस दूरी धनात्मक है। फोकस दूरी धनात्मक है तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखिए कहाँ है? उत्तल है, समतल है, अवतल है और कोई नहीं है। तो उत्तल दर्पण ए में ही है, उत्तल दर्पण। चलिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने प्रकार हैं? अब प्रकार देखना है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, नियम भी 2 होते हैं, अब प्रकार भी 2 होते हैं। तो 2 ही होते हैं। देखिए अब कौन कौन होते हैं। तो नियम, प्रकार समझना है ना हमको। तो प्रकार 2 होते हैं। एक होता है नियमित, थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं, कलर। चलिए, एक होता है मेरा नियमित, दूसरा होता है अनियमित। मेरा होता है एक नियमित। तो जब प्रकाश का परिवर्तन नियम के अनुसार होगा तो वह नियमित कहलाता है, और जब प्रकाश का परिवर्तन क्या होगा? नियम के अनुसार नहीं होगा तो कहलाता है अनियमित। तो हम समझ गए होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। परिवर्तन के यहाँ प्रकार पूछा गया, परिवर्तन के प्रकार। तो प्रकार भी कितने होते हैं? 2, नियम भी 2। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में आवर्धन V/O माइनस V/O, U/V या उपयुक्त सभी आपको चूज करना है। क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लिए हैं, अब इसको चूज कीजिए और ऑप्शन कीजिए, आंसर कीजिए। देखिए माइनस V/U होगा, माइनस V/U होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, लाल ही बेटर। चलिए अगला देखते हैं, दर्पण सूत्र। बहुत इस क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम, देखिए हमेशा एग्जाम में लगभग 1 साल गैप करता है, अगले साल आ जाता है, या 2 साल गैप करेगा उसके अगले साल आया। तो यह क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग इतना सोचिए कि देखिए आप जब तक खुद मेहनत नहीं कीजिएगा जब तक बढ़िएगा नहीं। हम कितना भी लाइव आ जाए, कितना भी पढ़ा ले, नहीं होगा कुछ। क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? केवल देख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं, नहीं आप पढ़ रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं। तो क्या आप याद कर पाएंगे? क्या आप एग्जाम, आप मान लीजिए वहाँ कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन दे देगा तो आपको याद तो होगा नहीं। तो याद नहीं होगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? आपको करना होगा कि किसी चीज़ को आप जैसे यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो
क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव क्लास अच्छा से करेंगे, याद करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद टेस्ट देंगे, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देंगे, सिंपल पेपर बनाएंगे। बनाने के बाद क्या होगा, आपका खुद का स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ जाएगा तो आप कहीं भी एग्जाम देने बैठिए, कितना भी भीड़ में बैठिएगा तो क्या करें, एग्जाम आराम से दे सकते हैं। लेकिन जैसे अगर देखिए कैसे इसमें फंसाता है, अगर देखिए जैसे सेम यहाँ दे दिया, ये तो गलत है। 1/f + 1/u 1/v, 1/v 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो दर्पण सूत्र याद है कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र तो होता है। अगर देखिए क्वेश्चन अगर हमसे, एक तो ये भी सही है, अब देखिए दूसरा दे देगा, ऐसे दे देगा, ये अगर प्लस है तो इधर ला के माइनस दे दे, 1/u कर दे, तो क्या यह गलत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तो प्लस छुपा हुआ है, तो इधर प्लस है तो क्या आएगा, अगर अपने बाईं तरफ आएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो अगर ऑप्शन में ये दे देगा, ये दे देगा और कहेगा उपयुक्त तो दोनों सही है या कोई सही नहीं है, तो आपको दोनों सूत्र, आप तो ये रट के गए होंगे, मान लीजिए कि आपका सूत्र 1/f, अगर आप ये रट के गए हैं तो क्या क्या क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करना होगा तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्या करना होगा, तैयार रखना होगा। अगर इसको ही अगर है तो इसको यहाँ छोड़ देगा, अगर यहाँ प्लस है तो इधर लाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध चुनना है, ठीक है। तो संबंध क्या होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध चुनना है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हो रही, हदी हो रही। तो देखिए F बराबर r/2 होता है। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन सेम होता है, F बराबर r/2 होता है फोकस दूरी। अब देखिए F बराबर r/2 यहाँ तो मिल गया, F बराबर r/2 होता है। देखिए अगर यह हमारा यहाँ क्या है, ये भागा में है, मतलब r/2 है, मतलब r का क्या होगा, आधा होगा। अगर यही हम अगर f कर देते हैं और यह यहाँ भागा में है, अगर इधर आके गुना में हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो r बराबर 2 गुना f हो जाएगा ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना f। तो वही क्वेश्चन देखता है कि r बराबर 2f दे दिया, तो हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो उपयुक्त दोनों मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए आपको अगर न्यूमेरिकल दे देता है, अंकिंग प्रश्न दे देता है, इसका मान दे देगा और कहेगा कि आप इसका मान निकालिए, या कभी कभी इसका मान दे देगा, इसका मान कहेगा निकालने के लिए। तो अगर आपका एक सूत्र याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 का मेरा क्या होगा, उपयुक्त दोनों। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या ऋणात्मक होगी, क्या धनात्मक होगा, या शून्य होगा, या A एवं B दोनों होगा। देखिए आपको अगर लगता होगा कि बिल्कुल स्पीड धीरा है तो आप इसको तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए धीरा पढ़ाना अच्छी है, अच्छा बात है, क्योंकि धीरा जितना ही रहेगा आपको समझ में उतना ही अच्छा से आएगा। लेकिन देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब देखिए हम पहले चित्र बनाएंगे। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ जिसका धस गया क्या है, अवतल हो गया। अब देखिए यह तो ध्रुव है, आप पहले ही आपको बता दिए हैं कि गोलीय दर्पण का बीच का जो बिंदु होता है क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। और सभी दूरियां, चिन्ह परिपाटी आप पढ़े होंगे, सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से। तो आप पढ़े हैं ऊपर की मापी गई दूरियां धनात्मक, दाहिने ओर धनात्मक, नीचे ओर ऋणात्मक, और बाईं तरफ क्या, ऋणात्मक। अब बताइए इसका फोकस दूरी तो इधर ही बनता है ना, किधर बनता है, बाईं तरफ बनेगा। तो फोकस दूरी अगर बाईं तरफ बनेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है, अगर बाईं तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिगर देख लीजिएगा, फिगर आपको अगर याद है तो आपको इसका आंसर, केवल फिगर को याद कीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन अब अगर आपको प्रकाश से, अगर एक पार्ट से आता है, प्रकाश से आता है, प्रकाश के परिवर्तन से आता है, अगर आपको फिगर याद है तो आप बिल्कुल पूरा ऑब्जेक्टिव करके आइएगा। अगर केवल इतना देखिए, ध्यान रखिएगा बात को। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमसे क्लास में यादें नहीं होते। क्लास में याद कैसे होगा, आप तो घर पर मेहनत करते नहीं हैं। तो घर पे जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा खुद से, जब तक आप खुद से मेहनत करना सीखें। हम एक ही चीज़ कहेंगे कि बार बार भी कहते हैं कि आप लोग अपने से काम करने का मतलब तैयार रहिए, क्योंकि जितना हम काम करते हैं उतना उससे आपको लगभग 4 गुना मेहनत करना हो, क्योंकि आप 4 गुना मेहनत नहीं कीजिए जब तक नहीं हो,
क्योंकि हम तो मान के चलिए कि क्लास करा दिए चले गए, लेकिन आपको 4 गुना से भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना होगा। अब 2 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए, सोचेंगे कि हाँ टॉपर हम ही बन जाएंगे, तो ऐसे संभव नहीं। बहुत सारा बच्चा है कि बहुत मतलब पढ़ता है, पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन समय देता है। आप जिसके पीछे समय ज़्यादा दीजिएगा वो आपका होगा, तो समय दीजिए, यहाँ भी समय दीजिएगा तो आपका होगा। देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट नहीं करेगा, जब तक आप ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और आराम से आंसर कीजिए, आराम से। क्योंकि धीरे धीरे किसी काम को करने में आप हबड़ाइए नहीं, आप धीरे धीरे बारीकी से कीजिए, लगातार कीजिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? क्या सीधा होता है, उल्टा होता है, ए एंड बी, या कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बना, तो आप पढ़े हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, कैसा बनता है बुआ दोस्त, कैसा बनता है? सीधा सीधा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 50, 30 मीटर, 0 या अनंत? अनंत होगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत होती है। चलिए, 21 नंबर है कि आँख, नाक, गला आदि को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का यूज करता है? हाँ बताइए, समतल, अवतल, उत्तल या गोली? लगभग देखिए, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, ये डॉक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? हेमोपैथी के दुकान। अगर गए होंगे हेमोपैथी डॉक्टर के पास तो आप लोग देखे होंगे, तो डॉक्टर वो क्या करता है, दराज में एक छोटी सी कलम ऐसे ही रखा होता है। क्या रखा होता है? छोटी सी लाइट, काफ़ी देख तो टर्च को क्या करता है, जलाता है और आँख को करता है, आँख को देखता है, जीभ को देखता है, गला देखता है, क्या नाक में देखता है, आँख में देखता है, कभी कान में देखता है। तो देखिए यह कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। तो ENT वाला डॉक्टर जितना होता है, आँख, नाक, गला, कान, ये सब क्या कर किस दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का यूज करता है। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम आपका है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कठिन नहीं आता है, केवल दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। फोकस दूरी आप आराम से पहले फोकस दूरी याद रखें। फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है, पहले लिखिए। उसके बाद 30 सेंटीमीटर कहा है तो 30 सेंटीमीटर आप आराम से लिखिए। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, आराम से लिखिए, R लिखिए। क्वेश्चन पूछ दिया है, अब मान पूछा है तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले पढ़ चुके हैं कि F बराबर होता है R/2 होता है, 2 होता है, तो F बराबर R/2 होता है। तो F का मान कितना दिया है? F का मान 30 सेंटीमीटर दे दिया है, और R का मान पूछ दिया है, R/2 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ यह भागा में है, यह क्या है, भागा में है, तो R का मान इधर जाने पर 30 गुना 2 हो जाएगा ना, 30 गुना 2 होगा। देखिए तो 30 गुना 2 बराबर 3 दूना 6 और 0 का 0, तो 30 दूना 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन को देखिए, 20, 40, 60, 80 सेंटीमीटर में सब है। देखिए तो फोकस दूरी अगर 30 होगी तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसकी दुगुनी होगी। 30 दूना 60, आप पढ़े हैं कि फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी अगर 30 होगी तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी। अगर कह देगा वक्रता त्रिज्या, अगर यह पूछ सकता है आपसे, यह फोकस दूरी दे दिया जाएगा, यह पूछेगा, कभी यह दे देगा तो यह पूछ सकता है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया कि वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी निकालना है। तो आप पढ़ लिए हैं कि F बराबर R/2, तो F का मान हमको निकालना है। तो R कितना दिया गया है, R दिया गया है 30 और 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। देखिए 12, 60, 15, 45, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्या उल्टा बनता है, क्या सीधा बनता है, उल्टा, टेढ़ा, सीधा या कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। चलिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? देखिए, क्या अपसारी है, क्या अभिसारी है या कोई नहीं? अभिसारी होगा। देखिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी होगा। क्यों? समझ में आया? बहुत सारी किरणों को एक जगह ले जाकर मिला देता है, इसलिए किस क्या कहते हैं? अवतल दर्पण क्या कहलाता है? अभिसारी दर्पण कहलाता है। ठीक है, आप देखिए, चित्र को देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अब उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण कहता है क्या अपसारी है, अभिसारी है, ए एंड बी या कोई नहीं? आप चूज करके बनाइए, चूज कीजिए। अभिसारी है या अपसारी है या कोई नहीं है? देखिए, यह अपसारी है। अपसारी कैसे है? अब ध्यान से देखिएगा। वहाँ तो आपने अभिसारी पढ़ा कि बहुत सारी किरणें क्या कर रही है, एक जगह मिल रही है, लेकिन यह उल्टा होता है कि यह एक पॉइंट से निकलता है प्रकाश और चारों सभी दिशा मतलब इधर क्या करता है, फैल जाता है। एक पॉइंट से निकलेगा, जैसे टर्च आप देखे होंगे, टर्च से क्या करते हैं, टर्च को जलाते हैं तो एक ही पॉइंट से निकलता है और चारों तरफ ऐसे क्या करता है, बिखर जाता है। अपसारी दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर, कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अब फिर से देखिएगा, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चित्र पहले समझिए। हमारा मान के चलिए कौन सा दर्पण हो गया? अवतल हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और यह इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो गई, प्रधान अक्ष हो गई, और यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो देखिए ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी, परिवर्तन के बाद ऐसे क्या होगी, टकराएंगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, लौट के चली जाएगी, लौट के चली जाएगी। प्रकाश की किरणें आ रही हैं, टकराने के बाद क्या कर लौट जा रही। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस मतलब वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश आएगी और टकरा के जैसे आएगी वैसे ही क्या करेगी, जैसे आएगी वैसे ही टकरा कर वापस लौट जाएगी। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ तो सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसे सीधा आएगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ कटेगा, इससे सीधा नहीं हो पा रहा है यहाँ से। लेकिन देखिए मोटा मोटी देखिए, क्योंकि देखिए वक्रता के जितना प्रतिबिंब ई बना रहा है उतना ही प्रतिबिंब, मतलब यहाँ जितना जैसे 1 डैश बना तो यहाँ भी 1 डैश ही बनेगा। अगर यहाँ अगर मान के चलिए 2 सेंटीमीटर का अगर प्रतिबिंब बन रहा है, अगर 2 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 2 ही सेंटीमीटर का लंबा बनेगा, लेकिन उल्टा बनता है। तो देखिए जहाँ पर अगर यह वस्तु रखे हैं, मतलब सी पर वस्तु को रखे हैं तो सी ए पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ धंसा हो, आप देखिए दर्पण आप चूज कीजिए, दर्पण कौन सा है, इसका प्रवर्तक पृष्ठ तो यही है, धंसा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ऐसे है ना। तो अगर प्रवर्तक पृष्ठ देखिए धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण, अवतल, उत्तल, समतल सभी, बताइए आप। अवतल दर्पण। जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है,
ऐसे होगा, उभरा हुआ भाग, अवतल उत्तल समतल सभी उत्तल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ पढ़ लिए होंगे। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? आप पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी में कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है। प्रकाश है क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक ऊर्जा है, या ए एंड बी दोनों है? चूज करना है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और एक ऊर्जा भी है, दोनों है। तो उपयुक्त इसका दोनों होगा, ए एंड बी होगा। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? आपको चूज करना है। तो देखिए आंकिक प्रश्न जो होता है, न्यूमेरिकल होता है, थोड़ा सा आप केवल सोच, क्वेश्चन को टाइप समझना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं है। देखिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। सजाइएगा पहले। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाता है? 60 सेंटीमीटर। तो वस्तु को क्या लेते हैं हम? यू से सूचित करते हैं। तो यू को 60 पर रखे थे। वस्तु हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट क्या होता है? बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। अब देखिए प्रतिबिंब निकालना है, भी निकालना है। तो भी निकालना है तो हम दर्पण सूत्र तो याद रखेंगे, उसके बाद चलिए आप बनाइए। हाँ क्या आप हल कर पाए? क्या आपने हल कर पाए? देखिए इसका आप देखिए हल कैसे कीजिएगा कि आपका फोकस क्या कर रखा है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और बिंब दूरी अर्थात वस्तु की दूरी -60 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है। चलिए अब कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इधर करते हैं। हल देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1/f, या तो आपका हमारा क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। 1/f मतलब फोकस दूरी का मान दिया है -20, 1/v प्लस 1/u का मान रखा है -60 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन कह रहा है, यह आपका दर्पण सूत्र है। आप इसको तैयार कर लीजिए। अब देखिए आप क्या कीजिए, देखिए 1 - 20 यह हमारा क्या है? प्लस माइनस, अगर गुना होगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना। अगर देखिए हम क्रम में ही बनाते हैं 1f है, देखिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यह हमारा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 - 20 प्लस 60 1/v ऐसे हो गया। अब तो देखिए यह दोनों का हम, यहाँ तो माइनस है। अब बताइए, अब देखिए यह हमारा दोनों का लघुत्तम निकालते हैं। एलसीएम लेते हैं 20 और 60 का। 2 से लगेगा 10, 30, 2 से लगेगा 5, 15, 5 से लगेगा 1 और 3, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60। अब देखिए हमारा लघु एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। अब बताइए 20 3 3 से कटा, 20 3 60। अब देखिए 3 आया तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ का माइनस। और देखिए 3 प्लस 60 में इससे देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा 1/v। अब देखिए यहाँ -3 और +1 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2/60 बराबर 1/v। अब देखिए ऐसे गुना होगा, तिरछा तिरछी
तो -2v बराबर 60, इसलिए v बराबर 30 -30, क्योंकि यहाँ दो क्या है, दो इधर गुना में है तो इधर लाने पर भागा हो जाएगा। तो भागा होने के बाद कटेगा तो 3 दूना 6, तो 30 यहाँ माइनस है तो माइनस, तो -30 आया। v का मान कितना आया 30। अब देखिए v का -30 आया है, v का मान कितना आया है -30, देखिए है -30 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप देखिए बारीकी से पहले समझिएगा, उसके बाद इसको आप खुद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम होगा। u -20 है, u बोले तो प्रतिबिंब बिंब की दूरी, और f फोकस दूरी, v निकालना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कीजिए। हल कर पाए। चलिए देखते हैं यहाँ कि u का मान दिया गया है -20 f और b। दर्पण सूत्र यहाँ भी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। कोई दिक्कत? देखिए f के मान दिया गया है, v का मान निकालना है। तो यहाँ ही प्लस में है तो ऐसे माइनस कर सकते हैं ना इसको, यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस, ठीक है। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब देखिए अब इसका मान रखिए, वन बाई एफ, इसका मान रखिए 1/f का, f का मान है -15 -15। अब देखिए v का मान तो निकालना ही है, u का मान -20, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको करना है, यहाँ अगर इसको एलसीएम निकालते हैं, 20 और 15 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 5 से 5 चौके 20 और 5 3 15, ठीक है, 4 3 12, 12 50 60। इसका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, 60 होगा। तो 15 चौका 60, 4 मरतबे कटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस में माइनस होगा। 4 से कटा है तो 4, 1 में गुना हुआ तो 4, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 20 से भगा देंगे 60 में तो 20 तिहाई 60। तो देखिए यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, तब माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, 3 मरतबे कटा है तो कितना होगा 3। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ यह माइनस में है, यहाँ है प्लस में है, घटेगा तो -1/60 बराबर 1 क्या v। ऐसे तिरछा गुना होगा तब -v बराबर 60, इसलिए v बराबर -60 cm। अब देखिए 60 cm, देखिए कितना है -60, 70, 50 और 35, इतना मेरा आंसर होगा -60 है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, u का मान दे दिया है, f का मान दे दिया है, यहाँ भी v निकालना है। सेम वही क्वेश्चन, सेम 1/f 1/v प्लस 1/u। ये तरीका बिल्कुल अलग अलग है, आपको जैसे इच्छा आप वैसे सजाइए। 1 कितना हो गया 15, 1/v तो निकालना ही है, और 1/u का मान -30 दिया ही है। अब देखिए यहाँ इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस है तो माइनस होगा, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/30। अब देखिए यहाँ प्लस में है तो इधर आके, यहाँ माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/15 माइनस है तो इधर प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब देखिए ये दोनों का क्या होगा, लघुत्तम होगा 15 और 30 का, 15 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 से होगा, 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30, 5 से 5 एकम 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 तिहाई, एलसीएम क्या निकला 30 निकला। 15 दूना 30, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, गुना करने पर क्या होगा माइनस होगा, और 2 मरतबे कटा है, 2 में 1 से होगा तो
2, 30 है, 30 और 30 से भाग देंगे, एक मर्तबे कटेगा, एक में 1 से गुना होगा तो +1 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो -1/30 होगा, बराबर कितना होगा 1/v होगा। अब देखिए तिरछा तिरछी यहाँ भी गुना करते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो -v बराबर कितना हो जाएगा 30, इसलिए v बराबर -30 सेंटीमीटर होगा। देखिए -30 सेंटीमीटर, -30 है, ये इज करेक्ट आंसर। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप मेरा यह 35 जो क्वेश्चन था आप बिल्कुल कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो सॉल्यूशन के साथ है, आप ध्यान से देखिए। अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा एग्ज़ाम की तैयारी जो किए हैं पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन से क्वेश्चन इतना जो सेट किया गया है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ने में तेज़ी नहीं दिखाइए कि हाँ हम बहुत तेज़ हैं, चाहे बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं, एक दिन में दो पन्ना 3 पन्ना पढ़ लिए, 4 पन्ना या 10 पाठ पढ़ लिए, 4 पाठ पढ़ लिए, ऐसा तेज़ी की जरूरत नहीं। आप धीरे धीरे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। अगर किसी भी चीज़ को किसी भी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को आप बार बार कीजिए, लगातार कीजिए, क्योंकि जब तक रेगुलर नहीं होइएगा, जब तक लगातार नहीं होइएगा उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग 2 दिन किसी काम को कर लिए, फिर आलस आ जाएगा, फिर उसी काम को करने चलेंगे तो सोचेंगे नहीं आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते, इसे बहुत सबके साथ होता है। तो समस्या वही है कि आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो थोड़ा ही कीजिए। जैसे एक कदम अगर आप एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे दिन दूसरा कदम बढ़ाइए, लेकिन लगातार बढ़ाइए। जीवन में अगर सफलता चाहिए तो किसी भी काम को करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत तो सब कोई करता है, सही दिशा में मेहनत कोई करता है। जो सही दिशा में लगातार काम किया है, जिन्होंने सही दिशा में लगातार काम किया है उन्होंने सफलता जरूर हासिल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।